13 जुलाई 2025 रात 2 बजे से लेके 4 बजे तक पूरे 2 घंटे म्यांमार के आसमानों में कयामत का मंजर छाया हुआ था। +150 ड्रोन्स एक साथ आसमान में उड़ रहे थे, जिन्होंने उल्फा आई के मल्टीपल टारगेट्स को स्ट्राइक किया। इन स्ट्राइक्स का टारगेट एक इंडियन मिलिटेंट ग्रुप था, उल्फा आई यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम इंडिपेंडेंस। ये आसाम का एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि आसाम स्टेट को इंडिया से डिटैच करके अलग से कंट्री बनाना चाहता है। इस ड्रोन स्ट्राइक में उल्फा आई के टॉप कमांडर्स, जिनमें जनरल नयान मेहदी आसाम, मेजर अरुणादोई आसाम और कैप्टन मिंटो आसाम को रात 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मल्टीपल ड्रोन स्ट्राइक्स में मारा गया। सुबह जब इन 3 कमांडर्स का फ्यूनरल उठ रहा था तो इसी फ्यूनरल पर एक और अटैक हुआ, जिसमें इनका ब्रिगेडियर गणेश आसाम और कॉलोनियल प्रदीप आसाम भी मारा गया। तो कुल मिलाकर उल्फा आई के जो टॉप के 5 कमांडर्स थे वो मारे गए। ये रिपोर्ट खुद उल्फा आई ने दिया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 20 और भी लोग हैं जो यहाँ पर इंजर्ड हुए, लेकिन ये फिगर्स जो उन्होंने दिया ये बहुत कम है, क्योंकि उनका हमेशा से यही रहा है कि जब भी उल्फा आई पर कोई भी अटैक होता है तो वो कभी भी अपने अटैक को कबूल नहीं करते। वो कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारा कोई मिलिटेंट मारा गया। और दूसरी बात आप ये देखो कि 150 ड्रोन्स ने अगर अटैक किया है तो 150 ड्रोन्स में सिर्फ 4-5 लोग नहीं मारे जाएंगे, डेफिनेटली इसमें 150 से प्लस मिलिटेंट्स मारे गए होंगे, क्योंकि एक ड्रोन अगर एक ही बंदे को मार दे तो वो भी 150 मिलिटेंट्स बनती है। और इतनी प्रिसाइज स्ट्राइक हुए हैं कि इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना भी मुश्किल है। उल्फा आई ने इस अटैक का ब्लेम सीधा इंडियन आर्मी पे डाला है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्ट्राइक को कंप्लीटली डिनाई किया कि नहीं, हमने नहीं किया, किसी और ने किया होगा, क्योंकि यहाँ पर टेरिटरी ऑफ इंडिया से आउटसाइड अटैक हुआ है। क्योंकि इंडिया की टेरिटरी में अटैक नहीं बल्कि म्यांमार में जाके अटैक किया गया है। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट इस अटैक को कबूल कर ली तो फिर उन्हें इंटरनेशनल फोरम्स में इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि हमने म्यांमार की सॉवरेंटी को चैलेंज किया है। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन सवाल यह है कि ये उल्फा आई का ग्रुप इतना पावरफुल कैसे है कि यहाँ पर किसी को 150 ड्रोन की आवश्यकता पड़ी इन पर अटैक करने के लिए। आप देखो, जिस टाइम पर इजराइल और पैलेस्टाइन का वार चल रहा था उसमें 100 से 200 ड्रोन यूज होते थे, जबकि 2 कंट्रीज के बीच में ओपनली एक वार चल रहा था। लेकिन यहाँ आप देखो एक लोकल सा मिलिटेंट ग्रुप है, इनको एलिमिनेट करने के लिए, इनकी लीडरशिप को एलिमिनेट करने के लिए 115 ड्रोन की आवश्यकता पड़ी। तो डेफिनेटली ये जो ग्रुप है ये बहुत ही पावरफुल होगा, जिनके लिए इतना ज्यादा एमिनेशन, इतनी प्रिसाइज स्ट्राइक करनी पड़ी। लेकिन दूसरी तरफ से इंडियन गवर्नमेंट ने कंप्लीटली इस रिपोर्ट को डिनाई किया कि हमने अटैक बिल्कुल भी नहीं किया, किसी और ने किया होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अटैक नहीं किया तो फिर किसने किया होगा? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर ये आसाम में लड़ रहे हैं, आसाम को इंडिया से डिटैच करना चाहते हैं, तो फिर म्यांमार में अटैक क्यों हुआ? अटैक तो आसाम में होना चाहिए। उल्फा आई तो आसाम में लड़ रहे हैं, तो फिर नेबरिंग दूसरी कंट्री पर अटैक क्यों किया गया? म्यांमार पर अटैक तो आसाम में हो जाना चाहिए था। और क्यों ये ग्रुप उल्फा आई आसाम को इंडिया से अलग करना चाहता है? ये सारी स्टोरी जानेंगे आज के इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है 1947 से, जब इंडिया आज़ाद हुआ। तो उस टाइम पर इंडिया कोई यूनाइटेड एज ए कंट्री नहीं थी इससे पहले, बल्कि इंडिया के ये जो आज इंडिया का लैंड है, इसी लैंड पर अलग अलग 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। अब प्रिंसली स्टेट का मतलब ये होता है कि जिस टाइम पर इंडिया पर अंग्रेज रूल कर रहे थे तो वो पूरे इंडिया को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते थे, बल्कि अलग अलग टेरिटरीज में वहाँ के प्रिंसेस चलाते थे, वहाँ के रूलर्स चलाते थे। वो इन अपनी प्रिंसली स्टेट्स का सिस्टम खुद चला रहे थे, लेकिन टॉप पर इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता था। तो इस वजह से जब 1947 में आजादी का टाइम आ गया तो सभी स्टेट्स को इंडिया के साथ जोड़ना एक बहुत ही बड़ी नाइंसाफी थी, क्योंकि अभी ब्रिटिशर्स के रूल तक तो वो सभी अलग अलग कंट्रीज की तरह एग्जिस्ट करते थे। ऊपर से नो डाउट ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल था, लेकिन इन स्टेट्स में फुल ऑटोनॉमी थी। लेकिन अब जब 1947 में आजादी का टाइम आ गया, इन सभी 565 प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दे दिए गए। पहला ऑप्शन था कि इंडिया के साथ मिल जाए, दूसरा पाकिस्तान के साथ मिल जाए, और तीसरा अगर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है जैसे वो पहले थी तो वो रह सकती हैं। इन 565 में से मैक्सिमम टेरिटरीज तो इंडिया के साथ ही मिल गई और कुछ मिल गई पाकिस्तान के साथ, जिस वजह से बना इंडिया और पाकिस्तान। और इनमें से टोटल 3 स्टेट्स थी जिन्होंने बोला कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है। पहला था जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। लेकिन फिर आने वाले टाइम में अलग अलग मेथड से इन तीनों स्टेट्स को भी इंडिया का ही पार्ट बनाया गया। जूनागढ़ और हैदराबाद को, कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के साथ चला गया और कुछ चला गया इंडिया के साथ। तो यहाँ पर ऊपर से दिख रहा था कि पूरा इंडिया का डिस्प्यूट सॉल्व हो गया, सभी स्टेट्स यहाँ तो उनके साथ चली गई, यहाँ तो इनके साथ चली गई। लेकिन यहाँ पर ईस्ट इंडिया में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी जो कि अभी तक किसी ने नोटिस नहीं की थी। वो प्रॉब्लम यही थी कि ईस्ट इंडियन स्टेट्स, जिन्हें आज हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, बाकी वगैरह, ये चाहती थी कि इंडिया से हटकर ये एक अलग सी कंट्री बन जाए। अब इन स्टेट्स में एक स्टेट थी आसाम, जो कि इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी। अब देखिए, पहले ये डिस्कस करते हैं कि इनको इंडिया के साथ मिलने में क्या प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम यही थी कि आसाम में, मैंने आपको बोला, बहुत ज्यादा एथनिसिटीज हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। तो वहाँ पर बंगाली लोग भी बहुत ज्यादा हैं। बंगाली यहाँ तो हिंदूज है, यहाँ तो मुस्लिम थे। इनको लगा अगर हम इंडिया के साथ मिल गए तो ये जो बंगाली हिंदूज हैं
ये हमारे ऊपर डोमिनेट हो जाएंगे। ये जो ओरिजिनल आसामी कल्चर है, आसामी लोग हैं, ये दब जाएंगे, हमारे ऊपर हमें रूल करेंगे यही बंगाली लोग। और दूसरी तरफ से बंगाली मुस्लिम, इन्हें लगा अगर ये बंगाली मुस्लिम यहाँ आसाम में रह गए तो ये तो कल को बोलेंगे हमें पाकिस्तान के साथ मिलना है, क्योंकि उस टाइम पर आपको पता है पाकिस्तान के दो पार्ट्स थे। एक तो ईस्ट पाकिस्तान बिल्कुल आसाम के साथ बॉर्डर शेयर करता था। इनको लगा अगर ये बंगाली मुस्लिम यहाँ रहेंगे, ये कल को पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे, हमारा तो आसाम का बेड़ा गर्क हो जाएगा, आसाम का तो नाम ही मिट जाएगा, ये तो फिर पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे। इस वजह से ये चाहते थे कि ये जो बंगाली थे इनको अलग किया जाए और आसाम अलग से एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। और अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम पर एक बहुत ही दुखद घटना घटती है, वो ये कि आसाम का ही एक डिस्ट्रिक्ट था सियालत, जिसमें बहुत ज्यादा मुस्लिम्स रहते थे। इन मुस्लिम्स ने वोट किया कि हमें पाकिस्तान के साथ जाना है, और वो सच में पाकिस्तान के साथ चले भी गए। तो आसाम के लोगों में जो आसामी लोगों में जो पहला डर था कि शायद हमें पाकिस्तान के साथ फिर जोड़ा जाएगा, उन्होंने अब अपनी आंखों से देखा कि सच में एक डिस्ट्रिक्ट तो पाकिस्तान के साथ जुड़ भी गया। क्या गारंटी है कल को पाकिस्तान हमारे ऊपर भी अटैक कर ले। इस वजह से ये जो यहाँ पर बंगाली हैं इन सबको यहाँ से निकाल दो, यहाँ अगर रहना चाहते हैं तो इनको अलग से जमीन दो, अपना आसाम अलग से एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगी। दूसरी तरफ से 18 अप्रैल 1947 को नेहरू का एक स्पीच आता है, जिसमें उसने बोला कि ये जो सभी स्टेट्स हैं इनको इंडिया के साथ जुड़ना ही होगा, अगर नहीं जुड़ गए इंडिया इन्हें अपना दुश्मन मानेगा और इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। तो यहाँ पर डर की वजह से इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था, या तो इन्हें इंडिया के साथ जाना था या तो पाकिस्तान के साथ जाना था, क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट रहते या तो बंगाली हिंदूज इनके ऊपर डोमिनेट हो जाते या तो बंगाली मुस्लिम इन्हें पाकिस्तान के साथ जोड़ देते। इस वजह से इनके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो उनके साथ जाओ या तो इनके साथ जाओ। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है कि इंडिया को यूनाइट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक मेन रोल था, वो बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा था, तो उसकी इंटेलिजेंस यहाँ पर काम आती है और फाइनली आसाम बनता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो नॉर्मली जैसे इंडिया की बाकी स्टेट्स थी इसी तरह से आसाम भी था। अब सब कुछ पीसफुली चल रहा था, सबको लग रहा था कि अब आसाम भी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बन ही गया है, जैसे बाकी की स्टेट्स इंडिया के साथ मिल गए इसी तरह से आसाम भी हमारे साथ मिल ही गया। अब सब कुछ पीसफुली चल ही रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1979 में एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आसाम की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मंगलदाई का लोकसभा एमपी हीरालाल पटवारी की अचानक से मौत हो जाती है। अब इस मंगलदाई कॉन्स्टिट्यूएंसी में लास्ट टाइम 1977 में वोट्स हुए थे, अगली वोट्स होने थे 1982 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब एमपी की मृत्यु हो जाती है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि यहाँ पर नए से वोट किए जाएंगे ताकि मंगलदाई कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपना नया एमपी मिल जाए। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा फ्रॉड सामने आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, जब 1977 में वोट्स हुए थे उस टाइम पर वहाँ टोटल 6 लाख वोटर्स थे। अब जब 2 साल बाद ही 1979 में ही दूसरे इलेक्शन हुए तो यहाँ पर 6,45,000 वोटर्स मिल गए। तो हर कोई परेशान था कि ये 2 साल में ही 45,000 लोग कहाँ से आ गए। प्रीवियस इलेक्शन में थे 6 लाख, अब ज्यादा से ज्यादा अगर नए लोग भी 18+ हो जाते तो 6 लाख 2,000, 3,000, 4,000, क्योंकि एक ही तो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। तो अचानक से 45,000 लोग कहां से आ गए। तो जब इन 45,000 लोगों की वेरिफिकेशन की गई तो पता चला ये तो बांग्लादेश के रिफ्यूजीज हैं जो कि बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस करके आसाम में आए हैं। और यहाँ पर पॉलिटिशियंस की खुदगर्जी आप देखो, उनने जल्दी जल्दी ये जो लोग आए थे बांग्लादेश से उन्होंने इन सबको वोटर आईडी दे दी, क्योंकि बात एकदम क्लियर थी जिस पोलिटिकल पार्टी ने उन्हें वोटर आईडी दे दी वो डेफिनेटली उसी पार्टी को वोट कर देंगे और वही पार्टी जीत भी जाएगी। तो आम लोग के बीच में हल्ला मच गया कि वोट तो हम करते हैं, ओरिजिनली आसामी तो हम हैं, ये बांग्लादेशी लोग अब डिसाइड करेंगे कि जीतेगा कौन और हारेगा कौन, क्योंकि सबको पता है कि इलेक्शन में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होती है। कॉन्स्टिट्यूएंसी में यही 1000-2000 वोट से तो डिफाइन हो जाता है कौन पार्टी जीतेगी और कौन हारेगी। हारने वाले के भी वोटर्स कोई लाखों में कम नहीं होते हैं और इलेक्शन छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के थे, तो ये 40,000 वोटर्स तो डिसाइडिंग फैक्टर बन सकते थे। तो ये बांग्लादेशी रिफ्यूजीज जिसकी सरकार चाहे बना सकते थे और जिसकी सरकार चाहे कभी भी गिरा सकते थे। तो लोगों के बीच में यही गुस्सा था कि असल में आसाम के लोग तो हम हैं, लेकिन आसाम का एमपी कौन बनेगा, सीएम कौन बनेगा, ये तो ये बांग्लादेश के रिफ्यूजीज अब डिसाइड करने वाले हैं। ये 45,000 रिफ्यूजीज हमारा तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और दूसरी यही प्रॉब्लम जो इन्हें पहले भी थी वो ये कि इन्हें लगा यहाँ तो एक डेमोग्राफिक शिफ्ट आ सकता है, क्योंकि अभी तक आसाम का अपना रिलीजन है, अपना कल्चर है, अपनी लैंग्वेज है। अब जब दूसरे स्टेट से दूसरी कंट्री से यहाँ पर 45,000 लोग आएंगे तो उनका कल्चर भी यहाँ आएगा। ओरिजिनल आसाम के लोग हैं, अब देखो अब कंपैरेटिवली वो तो कम ही पड़ गए ना, ये तो बंगाली मुस्लिम अब और भी ज्यादा हो गए। तो यहाँ पर ओरिजिनल आसामी कल्चर खत्म होकर मुस्लिम कल्चर बन रहा था। तो ये तो आसाम के कल्चर के लिए एक ओपन थ्रेट था, उनके लिए कल्चरल इन्वेजन था। तो आसाम के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। आसाम के स्टूडेंट्स ने आसो नाम की एक पार्टी भी बनाई, ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन। इन स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि ये जो 45,000 लोग आए हैं आसाम में, यहाँ तो इन्हें आसाम से निकाल दो, या अगर ये आसाम में रहेंगे तो इन्हें वोट डालने की कोई भी परमिशन नहीं होनी चाहिए। आसाम का नेता कौन बनेगा, आसाम का इलेक्शन कौन जीतेगा, ये हम आसाम के लोग डिसाइड करेंगे, ना कि ये बांग्लादेशी 45,000 रिफ्यूजीज। तो जब ये स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बन गई तो कुछ ही दिनों में ये प्रोटेस्टर्स आग की तरह पूरे आसाम में फैल गए, क्योंकि बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ने भी देखा कि हमारे यहाँ तो नए ही लोग आ रहे हैं बसने, ये कौन लोग हैं, अभी तक किसी ने नोटिस नहीं किया था। क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पर 1970s 50s की बात है, उस टाइम पर इतनी अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं होता था कि बगल में कौन है, पहाड़ी इलाकों में कौन था,
था क्योंकि इतनी मोबिलिटी नहीं थी एरियाज में। दूसरी बात ये कि कोई हिंदू उसी टाइम पर 47 में ही बांग्लादेश से इंडिया में आया था और कुछ मुसलमान इंडिया से वहाँ बांग्लादेश में चले गए थे उस टाइम पर जो ईस्ट पाकिस्तान था। तो इस वजह से किसी ने भी इन बांग्लादेशी लोगों को क्लियरली अभी ऑब्जर्व नहीं किया था। लेकिन अब जब आसाम की एक कंस्टिट्यूएंसी में ये क्राइसिस आ गए तो दूसरी कंस्टिट्यूएंसीज में भी जब लोगों ने देखा हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे बांग्लादेशी आए हैं तो पूरे आसाम में ये प्रोटेस्टर्स आग की तरह फैल गए। प्रोटेस्टर्स इतने वायलेंट हो गए कि भारतीय सरकार को सीआरपीएफ बुलानी पड़ी और उन्हें भी ओपन फायर खोलने का ऑर्डर दे दिया गया, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 855 लोकल आसामी लोग मारे गए। During the Andolan, 855 martyrs gave up their lives fighting to free Assam and securing the safety and security of its people. अब जब गवर्नमेंट को भी समझ आ गया कि मामला यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गंभीर है, अब उन्होंने इन स्टूडेंट्स से इन प्रोटेस्ट करने वालों के साथ एक आसाम अकॉर्ड किया। अब इस आसाम अकॉर्ड में लोगों की 2 डिमांड्स थी और गवर्नमेंट की 1 डिमांड थी। गवर्नमेंट की 1 डिमांड में पहले बताता हूँ, वो ये कि गवर्नमेंट ने बोला जब हम आपको अपनी 2 डिमांड्स दे देंगे उसके बदले आपको कोई भी वायलेंस पर नहीं करना है। तो लोगों ने बोला ठीक है भाई, हमारा वायलेंस यही है कि हमारी समस्या को कोई समाधान निकालो। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, हम आपको अकॉर्ड में 2 पॉइंट्स देते हैं। वो 2 पॉइंट्स क्या है? 1966 से पहले जो लोग ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से इंडिया में आए थे उनको तो आसाम का ही सिटीजन माना जाएगा क्योंकि वो बांग्लादेश के बनने से पहले आए थे। और फिर जो 1966 से 1971 तक बांग्लादेश के लोग इंडिया में आए हैं वो तो अभी तक आसाम के सिटीजन नहीं है, लेकिन उन सभी रिफ्यूजीज को इंडिया की सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। अब रजिस्टर करके वो इंडिया के सिटीजन तो बन जाएंगे, लेकिन अगले 10 साल तक, जी हाँ अगले 10 साल तक वो इंडिया का सिटीजन रहेंगे, लेकिन इंडिया में वो वोट नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर लोगों की यही प्रॉब्लम थी ना कि ये बांग्लादेशी लोग अब यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी। इस वजह से 10 सालों तक इन बांग्लादेशी रिफ्यूजीज को वोटिंग का राइट नहीं दे दिया गया। तो जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो सब खत्म हो गए क्योंकि प्रोटेस्ट मेनली इसी बात पर थे कि ये वोट डालेंगे। लेकिन फिर भी आसाम के कुछ लोग इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने ये बोला कि 10 साल बाद या 10 साल पहले आकर वोट तो यही डालेंगे ना, ओरिजिनल जो आसाम का कल्चर है वो तो रिस्टार्ट हो ही जाएगा क्योंकि बांग्लादेशी ये तो मुस्लिम हैं, यहाँ तो मुस्लिम कल्चर फैल जाएगा, अपना जो आसामी कल्चर है वो तो खत्म हो जाएगा। इस वजह से इन सभी रिफ्यूजीज को आसाम से बाहर निकालो। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को टोटली डिनाई किया, जिस वजह से आसाम के लोगों ने उल्फा नाम से एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। अब टाइम के साथ साथ उल्फा ने अपनी दूसरी प्रॉब्लम्स को भी सामने लाना शुरू किया। उन्होंने बोला कि आसाम में बहुत ज्यादा तेल निकलता है, यहाँ पर बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, टी निकलती है। इंडिया की जो मेन इंडिया की गवर्नमेंट है वो हमें एक्सप्लॉइट करती है, हमारी इन सभी रिसोर्सेज को हमसे छीनते हैं और उसके बदले में बहुत ज्यादा इग्नोर कर रखा है। क्योंकि आज देखो आप 2025 में भी इन स्टेट्स में, आसाम जैसी स्टेट्स में बहुत ही कम हॉस्पिटल्स, बहुत ही खराब रोड्स हैं। आज 50 साल बाद की हम बात कर रहे हैं, आज भी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से सड़ा हुआ है। आप खुद इन वीडियोस को देखिए, आप देखिए कि आसाम में किस तरह की सड़कें हैं। तो इस वजह से आसाम के लोगों ने उल्फा नाम से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि मल्टीपल टाइम्स इंडियन फोर्सेस पर अटैक्स करते रहते थे, इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा तंग करते थे। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इस उल्फाई को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। तो अब हर रोज इंडियन फोर्सेस और उल्फाई के बीच में झगड़ा चलता रहता था, हर तरफ से कैजुअलिटीज होती रहती थी। कभी इंडियन फोर्सेस उल्फा पर अटैक करते थे और कभी उल्फा के लोग इंडियन फोर्सेस पर अटैक करते थे। लेकिन 2000 आते आते इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उल्फा को पूरी तरह से क्रैश कर ही लिया था। 2009 में बांग्लादेशी गवर्नमेंट के साथ मिलकर इंडियन फोर्स ने इस उल्फा पर बहुत ही मैसिव क्रैकडाउन लॉन्च किया। 2010 में इनका टॉप कमांडर भी अरेस्ट हो गया, जिसकी वजह से फिर 2011 में उल्फा कमजोर होकर इंडियन फोर्सेस के सामने सरेंडर कर लेती है। और सरेंडर के सामने उन्होंने सिंपल सी शर्त रखी। शर्त यही थी कि अभी तक जो आसाम की स्टेट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इग्नोर की गई थी, इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि आसाम को भी अब उसी तरह ट्रीट करे जैसा कि नॉर्मल स्टेट्स को करते हैं, और आसाम में भी अब इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसके बदले हम भी आज से न कभी इंडियन फोर्सेस पर अटैक करेंगे और ना ही इंडियन गवर्नमेंट के साथ हमारी कोई प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से उल्फा एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई। और दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट ने जो है उल्फा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था। अब इनके ऊपर से वो टेररिज्म की लेवल हट गई, क्योंकि अब उन्होंने सिंपली इंडियन गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाया था कि हमारी जो भी प्रॉब्लम होगी हम पीसफुली इंडिया की गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करेंगे। तो अब इन्हें टेररिस्ट कहना पूरी तरह से गलत था और सबको लग रहा था कि अब शायद आसाम में पीस आएगा। तो यहाँ पर ऊपर से प्रॉब्लम तो चालू हो गई क्योंकि उल्फा ने सरेंडर कर लिया। लेकिन उल्फा के कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि पूरी तरह से आसाम को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते थे। उनको इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोई भी पीस टॉक्स नहीं करनी थी, चाहे वो डेवलपमेंट करे ना करे, दे सेड वी जस्ट डोंट केयर अबाउट दैट, हमें आसाम को अलग से एक कंट्री बनाना ही है। तो इन्हीं में से एक मिलिटेंट लीडर था परेश बरुआ। इसने उल्फा से हटकर एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम इसने रखा उल्फा आई, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। और ये जो लास्ट में आई रखा है इट मीन्स इंडिपेंडेंस, तो पूरा नाम था यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम इंडिपेंडेंस। तो ये चाहता था कि पूरी तरह से आसाम को अलग कर ले। तो इसके लिए ये खुद अंडरग्राउंड चला गया और दूसरी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसने कोलैब किया जो कि इसको सपोर्ट कर देती। क्योंकि मैंने बोला आपको कि ये जो ईस्ट इंडिया की स्टेट्स हैं इन सब में नक्सलिज्म तो चलता रहता है, ये तो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते ही रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो इसने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी फिर कोलैब किया। और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि इसको पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और चाइना का सपोर्ट कंटिन्यूअसली मिलता रहता है,
क्योंकि बहुत बार देखा गया कि जब इन उल्फा आई के मिलिटेंट्स को मारा जाता है तो इनके पास फिर चाइनीज एमिनेशन, चाइनीज गन मिलते हैं, जिस वजह से गेस किया जाता है कि इन्हें चाइना का भी ओपनली सपोर्ट है। और दूसरी तरफ अनफॉर्चुनेटली इंडियन गवर्नमेंट ने जो उल्फा के साथ वो प्रॉमिस किए थे कि आप वेपन छोड़ दो, हम यहाँ पर आसाम में डेवलपमेंट कर लेंगे, उस तरह से डेवलपमेंट तो हुआ नहीं। इस वजह से अपने लोगों की नाराजगी और बाहर की कंट्रीज की सपोर्ट की वजह से आज के टाइम पर उल्फा एक बहुत ही पावरफुल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, जो कि आसाम के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करते हैं। अब आखिरी सवाल यह कि अगर उल्फा इंडिया में लड़ रहे हैं तो फिर म्यांमार पर अटैक क्यों किया गया? उसका रीजन यह है कि ये जो इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है ये बहुत ही फ्रेंडली बॉर्डर है। इस टाइप के बॉर्डर आपको एशिया में कहीं भी नहीं मिलेंगे। इस टाइप का बॉर्डर आपको मिलेगा यूरोप में। वहाँ पर एक दूसरे की कंट्रीज में आप ओपनली जा सकते हो। जर्मनी का बंदा फ्रांस में जाता है, फ्रांस का बंदा पोलैंड जाता है, पोलैंड का जर्मनी में आता है। वहाँ पर बॉर्डर में ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है जैसा कि इंडिया की पाकिस्तान और चाइना के साथ, अफगानिस्तान के साथ जैसे हमारी आपस में बॉर्डर्स होते हैं। तो वही फ्रेंडली बॉर्डर इंडिया का सिर्फ म्यांमार के साथ है। तो इसी फ्रेंडली बॉर्डर का फायदा उठाते हुए ये जो उल्फा के मेंबर्स हैं ये कभी म्यांमार में जाते हैं और कभी इंडिया में आते हैं। इंडिया में अटैक करके फिर म्यांमार में चले जाते हैं और म्यांमार में डायरेक्ट तो इंडियन आर्मी कोई एनकाउंटर नहीं कर सकती है क्योंकि म्यांमार एक अलग से कंट्री है। और दूसरी तरफ से म्यांमार की जो गवर्नमेंट के इंडिया के साथ रिलेशंस थे वो बहुत ही अच्छे थे पहले, लेकिन फिर वहां पर म्यांमार में तख्ता पलट हो गया और आज के टाइम पर म्यांमार की आर्मी वहां पर कंट्री को रूल कर रही है, जिनकी इंडिया के साथ बहुत ज्यादा नहीं बनती है। इस वजह से इन उल्फा के मिलिटेंट्स ने अपने कैंपस म्यांमार में सेट किए हैं, वहीं पर इन्हें ट्रेनिंग वगैरह होती है और वहीं पर इसके कमांडर्स भी छुपते हैं। अब इसी चीज को देखते हुए बताया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक किए हैं 150 ड्रोन्स की म्यांमार के ऊपर, लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट ने इसे खुद डिनाई ही किया है। उसने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि हो सकता है इंडिया को कोई सीक्रेट पैक्ट रहा होगा म्यांमार की आर्मी के साथ कि देखो हम आपकी कंट्री में अपने जो हमारे दुश्मन है उनको मार लेंगे, आप हमें इस चीज में सपोर्ट करना, इसके बदले हम आपको कुछ और दे देंगे। तो अब म्यांमार की गवर्नमेंट ने सपोर्ट तो किया, लेकिन दूसरी तरफ से उन्हें अपने लोगों को भी तो जवाब देना है ना। अपने लोग कहेंगे कि ये कौन इंडिया से आके हमारी कंट्री पर अटैक करता है। इस वजह से फेस सेविंग के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसको इनकार किया है कि नहीं हमने अटैक नहीं किया। अब अगर कल को म्यांमार के लोग बोलेंगे आर्मी को कि देखो इंडिया ने अटैक किया, वो बोलेंगे कि ऑफिशियली तो इंडिया ने अटैक नहीं किया है। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट को ऑफिशियली इस बात का कोई भी जवाब नहीं देना पड़ेगा और ना ही ग्लोबली इस पर कोई प्रेशर आ जाएगा क्योंकि इंडिया ने तो अटैक करने से ही इनकार किया है। लेकिन डेफिनेटली उल्फा तो इंडिया के खिलाफ ही लड़ते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये अटैक किया होगा। अब चाहे आर्मी ने किया है या किसी सीक्रेट एजेंसी ने, लेकिन अटैक इंडिया की तरफ से ही हुआ होगा। तो ये कहानी थी उल्फा और आसाम के डिस्प्यूट की। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।